हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो है केमिस्ट्री फिजिक्स में आता है हायर स्टडीज़ में। ठीक है, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी में भी आ जाते हैं और 11th-12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा होगा तो प्रकाश से विद्युत का प्रभाव। ठीक है, यानी कि मैं आपको डिटेल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कभी मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था। ठीक है, आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रकाश विद्युत जो होते हैं, प्रकाश जो होते हैं अपने, वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के फॉर्मेट में अपने जो पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। इसमें होने वाला ये है कि आपके पास एक धातु का प्लेट रहेगा। धातु की एक प्लेट है ये। ठीक है, मैं एक धातु की प्लेट बना रहा हूँ। इस प्रकार का एक धातु की प्लेट है। इस धातु की प्लेट पर ये धातु है, कोई भी धातु हो सकता है। ठीक है, ये लोहा हो सकता है, लोहा हो सकता है, अपना सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर जब कोई उचित आवृत्ति का जब प्रकाश किरण या फिर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश ही क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश की किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से बनता है आवेश के। ठीक, जब आवेश जो है त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों जनरेट करता है और उसकी इस गति के कारण अपना विद्युत चुम्बकीय तरंग बनता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। मैंने बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड, प्रकाश की स्पीड के लगभग बराबर होती है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो यही प्रकाश जो है जब किसी धातु की प्लेट पर टकराती है तो उस एक ऊर्जा के फॉर्मेट में आती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताए थे, वहाँ पे बताया था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में आते हैं, जिससे हम लोग फोटोन कहते हैं। तो नाम से लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, तो यहाँ पे फोटोन का बहुत जरूरत पड़ेगा। और इतना मान लो कि प्रकाश की किरण से ही फोटोन आते हैं, जो कि ऊर्जा के बड़े बड़े बंडलों या फिर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं एक तरंग ले रहा हूँ। इस प्रकार से क्या है, प्रकाश किरण इसमें आपतित होती है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फोटोन रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फोटोन होते हैं जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। ये सब फोटोन है। ठीक है, ठीक है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और वो होती है E = hν। ठीक है, तो जब उचित आवृत्ति की कोई प्रकाश किरण या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी धातु की सतह पर टकराती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, निकालती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्सर्जित कराती है। तो इस प्रभाव को कहा जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा कि फोटोन जो है जिसकी ऊर्जा इतनी होती है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकाले तभी वो कहलाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो हम उसका प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक निश्चित आवृत्ति की ही हमने को क्या चाहिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग चाहिए। ठीक है, जैसे कि उस निश्चित आवृत्ति को हम लोग दहलीज आवृत्ति भी कहते हैं। निश्चित आवृत्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, निश्चित आवृत्ति जिसको हम लोग इस निश्चित आवृत्ति को बोलते हैं 0 से निरूपित करते हैं। और ये जो निश्चित आवृत्ति है इसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति। तो जब कोई देहली आवृत्ति वाले कोई प्रकाश किरण, जैसे इसकी फोटोन की ऊर्जा अपने पास E = hν रहेगी, तो ये जो है ये जब किसी धातु की सतह पर टकराती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो इस घटना को, इस प्रभाव को हम लोग कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत देहली आवृत्ति के बारे में बता देता हूँ कि अगर जैसे आपकी जो जैसे कि आपने जो फोटोन की ऊर्जा दी थी उसमें आवृत्ति जो है आपके पास दिख रहा होगा न्यू है। ठीक है, ये आवृत्ति न्यू मतलब आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये आवृत्ति अगर इसके बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो, इसके बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तभी क्या हो, ठीक है, इस देहली आवृत्ति के बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो, तभी आपका क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होने वाली है। ठीक है, और अगर इससे कम होता है, ये जो आवृत्ति है, ये जो आ रही है, इसकी आवृत्ति अगर, इस प्रकाश की आवृत्ति अगर आपकी इस देहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग कम इस प्रकार से आवृत्ति को कम रख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे तीव्रता को कितना ही बढ़ा लें,
जो प्रकाश की तीव्रता है उसको कितना भी बढ़ा ले, तीव्रता को कितना भी बढ़ाए, अपना प्रकाश प्रभाव कभी होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, जैसे कि अपने पास प्रकाश आ रहे हैं लेकिन उसकी आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति से कम है। हम कितना ही प्रकाश दे दें, कितना भी प्रकाश लगा ले उसमें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है उसकी चमक कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात ऐसे नहीं है। याद रखिएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को देहली आवृत्ति की जरूरत पड़ती है, और देहली आवृत्ति ही इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके अंतर्गत ही आपका ये इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीव्रता को बढ़ाएंगे। जैसे कि इस कंडीशन में अगर तीव्रता को बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाएंगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन और भी बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, अगर हम जिस देहली आवृत्ति की ज़्यादा करके और तीव्रता को बढ़ाते जाएँ, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं, तो और भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा और अधिक हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा और भी अधिक हो सकती है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जो ऊर्जा देते हैं वो देहली ऊर्जा होना चाहिए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि हम लोग जो ऊर्जा दे रहे हैं, E बराबर hν जो ऊर्जा दे रहे हैं, ये दो प्रकार से काम करता है। पहला बात तो ये हुआ कि फोटॉन के रूप में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। एक फोटॉन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन पे जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक फोटॉन पे जाती है, तो अगर वो जाएगी तो वो ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह से निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए, ऊर्जा। ठीक है, और एक जो ऊर्जा लगेगी वो होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर में गति कराने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए। गति कराने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो ½ mv² होता है, जहाँ पे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा, हम उसे न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वो भी इसमें इस ऊर्जा में विभक्त हो जाएगी। जैसे कि अपने पास समझ लो 70 जूल की ऊर्जा है, तो समझ लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 50 जूल की ऊर्जा लगी होगी, और बाकी काइनेटिक ऊर्जा आपको 20 जूल की लगी होगी। तो ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है, न्यूनतम ऊर्जा लगती है, वो जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं फाई, यानी कि कार्यफलन। इसको कहा जाता है कार्यफलन। और इस ऊर्जा को निकालने के लिए अपने को आवृत्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्यफलन जो कि एक न्यूनतम ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है hν0, क्योंकि यहाँ पे देहली आवृत्ति के कंडीशन में हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी ये कार्यफलन का सूत्र। ठीक है, और ये जो हो जाएगा अपनी गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, जो कि इन दोनों की ऊर्जा में क्या हो जाती है, इन दोनों को मिला जाके ये हो जाएगा 50 जूल की ऊर्जा, ये हो जाएगी 20 जूल की ऊर्जा। तो मिला करके आपकी कुल ऊर्जा जो कि फोटॉन के द्वारा आती है, इसको विभक्त हो जाती है दो भागों में। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे होती है। तो एक बार मैं फिर से आपको डिफरेंस बताता हूँ। जब कोई निश्चित आवृत्ति की, निश्चित यानी देहली आवृत्ति की जब कोई प्रकाश किरण या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी धातु की सतह पर टकराती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, निकालती है। निकालने का जो प्रोसेस है वो ऐसा होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, परमाणु में रहता है। तो परमाणु में जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी इसके बंधन को तोड़ना पड़ेगा। इसको बंधन को तोड़ने के लिए भी अपने को ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। तो वही ऊर्जा जो है वो है अपनी कार्यफलन। ठीक है, उसे कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा, और याद रखना कि देहली आवृत्ति के कंडीशन में ही आपका क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो पाएगा। ठीक है, ये बात को याद रखिए। चाहे हम लोग तीव्रता को अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा और भी निकलती है, लेकिन अगर हम लोग देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले अगर प्रकाश को आपतित कराएंगे तो वहाँ से कोई भी विद्युत प्रभाव नहीं देखने मिलेगा। और इसमें चाहे तीव्रता को कितना ही बढ़ाए, कितना भी चमक धमक कुछ भी कर ले, कितना भी एकदम उजाले वाले हम लोग प्रकाश डाल दें, उसमें तीव्रता अधिक होने का मतलब होता है ज़्यादा उजाले वाला। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो अपनी तरंग जो होती है उसकी जो आवृत्ति होगी वो होनी चाहिए देहली आवृत्ति के बराबर, जो कि एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक फिक्स आवृत्ति होती है। ठीक है, तो आपने समझा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में एक प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित एक आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन को जानते ही हो, ठीक है, उसने एक प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था, उसे हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसको आइंस्टीन ने किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अपने तरीके से अच्छे से की थी। ठीक है, और उस पर उसने एक समीकरण दिया था, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।